दोस्तों, वेलकम टू शुभम क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का मैं पीयूष आर्या हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे क्लास 10th के होनहार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में राष्ट्रवाद पार्ट 2, यानी कि भारत में राष्ट्रवाद आया कैसे, इसके बारे में आपको पहली वीडियो मिल चुकी है। जिन्होंने नहीं देखा उस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक ओपन करें और उस कहानी को समझें। और आज की कहानी होनी है बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि पढ़ेंगे आज हम सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिससे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका फिक्स है। और साथ ही आपको दांडी यात्रा यानी नमक सत्याग्रह, नमक यात्रा के नाम से जिसे जानते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन इस पार्ट से आने वाले हैं, इसलिए मैंने इस पार्ट 2 को बचा के रखा। चलिए तो बात करते हैं हम आज के इस सेशन की। अब हम देख सकते हैं यहां लिखा है भारत में राष्ट्रवाद पार्ट 2। तो पार्ट 1 तक हमने जाना कि साइमन कमीशन का आगमन भारत में कब हुआ, 1928 ईस्वी में, जिसमें पुलिस के लाठियों के प्रहार से हमारे माननीय श्री लाला लाजपत राय जी शहीद हो गए। तो अब उसके बाद हम आ गए हैं आपके, आज हमारी टॉपिक होगी पूर्ण स्वराज की मांग कब उठी। अब धीरे धीरे लोग क्या हो चुके थे, भारत में धीरे धीरे जागरूक होना कर चुके थे। अब उनकी एकजुटता बढ़ती चली जा रही थी। अब अंग्रेजों के धीरे धीरे पसीने छूटने शुरू हो चुके थे। अब जब लोगों के अंदर भावनाएं दिखने लगी कि नहीं, अब हर व्यक्ति अब आजाद होने की इच्छुक होने लगा है, तो यही मौका था कि अब पूरी तरह से अपना राज्य, अपना शासन अब हमें अब चाहिए। अब अंग्रेजों की गुलामी बर्दाश्त नहीं होगी। तो हुआ क्या कि अक्टूबर, पूर्ण स्वराज की मांग कब उठी, याद रहे, याद करिएगा कि अक्टूबर 1929 में लॉर्ड इरविन ने भविष्य के संविधान पर चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन की घोषणा की। ठीक है, इरविन ने गोलमेज सम्मेलन की घोषणा कब की, 1929 ईस्वी में की। और दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, अगर आपसे पूछा जाए पूर्ण स्वराज की मांग कब उठी, कहां पे, तो लाहौर अधिवेशन में दिसंबर 1929 ईस्वी में जवाहरलाल की अध्यक्षता में, यानी जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार लिया गया। और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी मनाया गया। हमारा आजादी से पहले भी एक बार आजादी मना दी गई थी। वो कौन सा दिन था, तो वो दिन था हमारा 26 जनवरी 1930। ठीक है, इस दिन हमने एक आजादी के दिन के रूप में मनाया था। और पूर्ण स्वराज की मांग कब उठी, लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, कब, दिसंबर 1929 में। एकदम देखिए, जो टॉपिक मेन आपको दिखते हैं उनको नोट भी करते रहिए, समझ तो रहे लेकिन नोट जरूर करना है आपको। नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करते हैं। अब नमक यात्रा जो हमारे इतिहास की सबसे अनोखी यात्राओं में शामिल है, और यहां सबसे बड़े आंदोलनों में से एक, सब गांधी जी के एक जाने माने सत्याग्रह के रूप में नमक यात्रा। ठीक है, देखिए पूरे टॉपिक को समझिए, और जितना ही अच्छे टॉपिक समझेंगे नोट करते रहे। अगर नोट नहीं भी कर पा रहे हो तो शुभम क्लासेज आपको अब नोट्स भी प्रोवाइड करने वाला है। बस आप शुभम क्लासेज से जुड़े रहिए और एक एक टॉपिक के नोट्स आप पाएंगे। आपके अर्धवार्षिक परीक्षा से लेकर वार्षिक परीक्षा की कंप्लीट तैयारी शुभम क्लासेज पे। ठीक है, तो देखिए अब नमक यात्रा की बात कर ले हम। नमक यात्रा कब शुरू हुई, कहां से शुरू हुई और क्यों शुरू हुई, प्रश्न हमारे मन में है कि नमक यात्रा कहां से शुरू हुई, कब शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, तीनों का जवाब
आपके सामने, कहां, कब, क्यों? तो चलिए हम बताते हैं कहां का जवाब। तो आंदोलन महात्मा गांधी ने वायसराय इरविन से 11 मांगों का आग्रह किया था। आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने वायसराय जो लॉर्ड इरविन था, उन्होंने 11 मांग किए थे और इन मांगों में नमक कर को समाप्त करने की मांग शामिल थी। उन्होंने कहा जो नमक पे कर लगाया गया है, इस कर को समाप्त कर दिया जाए। और जब नहीं माना गया तो नमक कर और इसके उत्पादन पर सरकार के एकाधिकार को गांधी जी ने ब्रिटिश शासन का क्रूर पक्ष बताया। गांधी जी ने कहा कि नमक हमारे देश के पानी से निकाला जा रहा है और इस पर सरकार का एकाधिकार नहीं होना चाहिए, अंग्रेजों का अधिकार नहीं होना चाहिए, इस पे लगाया गया टैक्स हटाया जाना चाहिए, नमक पे कर हम नहीं देंगे, या अब हमारे जगह की बनी वस्तु पे हमको ही टैक्स देना पड़े, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो उन्होंने क्या कहा किया, फिर अब उसकी शुरुआत गांधी जी ने क्या किया, अब वहीं से शुरू होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत नमक यात्रा के साथ गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को, देखिएगा 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ, यानी 78 अपने साथियों के साथ गुजरात का जो तटीय शहर दांडी के लिए साबरमती, उनका जो आश्रम था साबरमती, वहां से अपनी यात्रा शुरू की। नमक सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक यात्रा की शुरुआत कब हुई थी? तो 12 मार्च 1930 को गुजरात के तटीय शहर दांडी से शुरू हुई थी। और शुरुआत कहां से? साबरमती आश्रम से दांडी तक। तो 6 अप्रैल को वह दांडी पहुंचे, उन्होंने नमक कानून को तोड़ा। क्या किया उन्होंने, किस प्रकार, प्रश्न पूछता है गांधी जी ने नमक कानून को कैसे तोड़ा? तो उसका जवाब कहां से शुरू हुई? साबरमती आश्रम से। कहां के लिए? दांडी के लिए। कब हुई? 12 मार्च 1930 को। अब क्यों हुई? तो अंग्रेजों ने नमक पे टैक्स लगाया, इसलिए हुई। अब आइए, इन्होंने समुद्री पानी को उबालकर नमक बनाना शुरू किया। गांधी जी ने कैसे नमक कानून तोड़ा? जो समुद्री पानी था उसको उबालकर नमक बनाना शुरू किया और इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। यहीं से शुरू होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, देख सकते हैं। अब इस आंदोलन में क्या चीजें शामिल थी, ध्यान दीजिएगा। होता है कि बहिष्कार करो, अगर किसी को कमजोर करना है तो उसके वो जिन चीजों से लाभ कमा रहा है उसको कमजोर कर दो। तो हुआ क्या, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया। बहिष्कार का मतलब क्या होता है? पूरी तरह तिरस्कृत कर देना, एकदम उसको एकदम दुत्कार देना, उपेक्षित कर देना। शराब की दुकानों का विरोध किया गया। अगला, किसानों ने राजस्व चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया। किसानों ने कहा कि मैं कोई राजस्व चौकीदारी का टैक्स नहीं दूंगा। अब गांव के अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। जितने गांव के अधिकारी थे सब ने अपना अपना, गांव में जो अधिकारी अंग्रेजों ने बनाए थे उन अधिकारियों ने इस्तीफे देने शुरू कर दिए। कई स्थानों पर वन कानूनों का उल्लंघन किया गया। जहां पे वन कानून बने थे कि यहां पर लकड़ी नहीं काटी जाएगी, यहां की लकड़ी इस जगह इस्तेमाल की जाएगी, तो वहां पर भी लोगों ने क्या किया, उस कानून को भी मानने से इनकार कर दिया। धीरे धीरे आप लोगों ने देखा होगा, लास्ट दिवाली जब आई थी, जब हमने भारत में चाइनीज सामानों का बहिष्कार किया था, यानी उनको एकदम एक आंदोलन चला, तो चाइना को कितना नुकसान हुआ वही जान सकता है। ठीक है, और उस नुकसान से बचने के लिए आपने देखा होगा कि ये ओप्पो, वीवो जैसी मोबाइल कंपनियों ने मेड इन इंडिया लिखना शुरू कर दिया। तो ये सब चीजें आप समझ सकते हो कि अगर हमें बदला लेना तो उसके पहले औपनिवेशिक क्षेत्रों को खत्म करिए, उसके बाद देखिए वो जरूर कमजोर होगा।
अब ये बहिष्कार के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। अब बात आती है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन क्यों कर दिया गया, रद्द क्यों हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ध्यान से देखिएगा, इस आंदोलन को बंद करने के लिए सत्याग्रहियों पर हमला किया गया। यह आंदोलन रोका जाए, दांडी यात्रा रोकी जाए, सत्याग्रहियों पर हमला किया गया तथा लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया। देखो ये संख्या अपने आप में क्या कहती है। इस आंदोलन को रोकने के लिए 1 लाख लोगों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। अब्दुल गफ्फार खान को 1930 में गिरफ्तार किया गया था। अब्दुल गफ्फार खान जो क्रांतिकारी नेता रहे इस आंदोलन के, उनको 1930 में गिरफ्तार कर लिया गया। और महात्मा गांधी ने हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए उन्होंने कहा कि मैं अहिंसा से चाहता हूं आंदोलन, लेकिन अब हिंसा शुरू हो गई थी। भैया सामने वाला अगर मारेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। बर्दाश्त की सीमा सबके पास नहीं थी। गांधी जी इतना सहने वाला व्यक्ति सब लोग तो नहीं थे। तो जब वो अंग्रेज लगे क्रूरता दिखाने तो हमारा भी तो खून खौला। तो जवाब देना जब शुरू हो गया तो हिंसक घटनाएं शुरू हुई। और 5 मार्च 1931 को, याद रहेगा ये डेट, इतिहास का ये डेट कभी कोई भूलेगा नहीं। 5 मार्च 1931 को इरविन के साथ एक समझौता करके आंदोलन को बंद करने का निर्णय लिया गया। प्रश्न आता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो मैं आपको बता दूं तो आप क्या जवाब दोगे। एक शब्द में आपका जवाब है कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुई थी। अब होगा कि क्यों हुआ था हिंसक आंदोलनों को रोकने के लिए, किसके कारण ये हिंसक आंदोलन हुए थे। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था, दांडी के लिए जो यात्रा, नमक यात्रा जब शुरू हुई थी, तब उस जिसमें अब्दुल गफ्फार खान को 1930 में गिरफ्तार किया गया। और जब हिंसक घटनाएं बढ़ी तो इरविन के साथ गांधी जी को समझौता करना पड़ा और इसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना गया, जो 5 मार्च 1931 को हुई। अगला देखते हैं हम। फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत देखिएगा। पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन दिसंबर 1931 में, दिसंबर 1931 में, यानी कितना 5 मार्च 1931 के बाद, ठीक है, दिसंबर 1931 में गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन गए, जहां उन्हें सफलता नहीं मिली। अब महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से शुरू किया तथा यह आंदोलन 1 वर्ष तक जारी रखा गया और 1934 तक इस आंदोलन का प्रभाव कम हो गया था। धीरे धीरे यह आंदोलन क्या हुआ, यह प्रभावी नहीं रहा। जब फिर से शुरू हुआ, विभिन्न समूहों के लिए आंदोलन का अर्थ क्या था। जो अलग अलग समूह थे सबके लिए आंदोलन का मतलब कुछ अलग अलग तरीके से थे। सुनिए, कोई किसी चीज के लिए लड़ रहा था तो कोई किसी चीज के लिए लड़ रहा था, जरूरी थी तो वो एकता। तो अगर सबके अपने अपने हित थे, देखिए विभिन्न सामाजिक समूहों के लिए स्वराज का मतलब क्या था, जो अलग अलग समूह थे उनका अलग अलग विचार था। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में गुजरात के जो पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट जैसे समृद्ध विमान समुदाय सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थक थे। जो गुजरात के पाटीदार समूह थे, उत्तर प्रदेश का जो जाट समूह, जो बहुत धनी उस समय, ये धनी वर्ग थे उस समय के, इन लोगों ने क्या किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया। लेकिन व्यवसायिक हितों को एकजुट करने के लिए वर्ष 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यवसायिक कांग्रेस, वर्ष 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ का निर्माण किया गया। लेकिन व्यवसाय में अहित न हो, व्यवसाय हमारा न टूटे,
इंडस्ट्री हमारी खराब ना हो। तो 1920 में औद्योगिक क्या हुआ, औद्योगिक एवं व्यवसायिक कांग्रेस बना। 1927 में भारतीय वाणिज्य उद्योग परिसंघ की स्थापना की गई। भारतीय वाणिज्य संघ की स्थापना 1927 में और भारतीय औद्योगिक व्यवसायिक कांग्रेस की स्थापना 1920 में की गई थी। अब इनके नाम बहुत लोगों ने सुने होंगे, एक बार फिर से सुन लेते हैं। जीडी बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर जैसे उद्योगपतियों ने औपनिवेशिक नियंत्रण के विरुद्ध आवाज उठाई। इन्होंने औपनिवेशिक नियंत्रण के विरुद्ध आवाज उठाई। आप जीडी बिरला के नाम सुने होंगे, भारत के बहुत बड़े अमीर, ठीक है, उद्योगपतियों में ये लोग शुमार रहे। इस आंदोलन में उच्च जातियों की महिलाएं शामिल थी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में संपन्न किसान के परिवार की महिलाएं भी इन आंदोलनों में शामिल थी। अब आते हैं सबने अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं। स्वराज की अवधारणा को सभी सामाजिक समूहों को प्रभावित नहीं किया गया। एक समूह अस्पृश्यों का था जो स्वयं को 1930 के दशक में दौरान क्या दलित कहने लगा था। सबने अवज्ञा आंदोलन की सीमा क्या थी? स्वराज की जो अवधारणा है सभी सामाजिक समूहों को प्रभावित नहीं की थी। स्वराज अपने राज्य की मांग, इससे हर वर्ग जो है प्रभावित नहीं हुआ। एक समूह जो अस्पृश्यों का था, जिसे उस समय लोग अछूत कहा करते थे, उन्होंने स्वयं को 1930 के दशक में खुद को क्या कहा कि दलित हैं हम। दलित का अर्थ है कि अन्य लोगों द्वारा हम लोग क्या उपेक्षित किए गए हैं, ठीक है, दुरस्कृत किए गए हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि हम दलित हैं। लेकिन इन भावनाओं को हटाने के लिए, क्योंकि उस समय हमारे पूरे भारत में हर एक व्यक्ति के मन में ये सब चीजें पल रही थी, लेकिन आज हमारा भारत बहुत अच्छा है कि हम इन सब मानसिकताओं से हट गए और हर व्यक्ति हमारे लिए क्या है, एक ही जैसा है। अभी भी जिसके मन में भावनाएं पलती हैं, जातिगत धर्म की भावनाएं, वो एकदम गलत है। हम सभी बस भारतीय हैं और यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। जाति भावना हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। गांधी जी ने उन दलितों को, जो दलित वर्ग था उस समय, उन दलितों को कहा कि हरिजन हैं। उन्होंने क्या कहा? हरिजन। हरि मतलब भगवान, जन मतलब लोग, ये भगवान के लोग हैं, यानी भगवान के पुत्र हैं। उन्होंने कहा अस्पृश्यता को समाप्त किए बिना स्वराज की 100 साल तक स्थापना नहीं की जा सकती। जब तक हम अछूत की भावना अपने अंदर से नहीं निकालेंगे, अगर हम अपने में ही भेदभाव करेंगे, तो कभी भी स्वराज के जो सपना है स्वराज का, वो कभी पूरा नहीं होगा। क्योंकि अगर हम किसी का उपेक्षा करते हैं, अपने किसी समुदाय का, अपने किसी भी भाई का, तो हमारा साथ नहीं देगा। हमको जब तक सभी लोगों को एक भाव से न देखें, अरे क्या हुआ गया, उसमें क्या हो गया, जाति का क्या फर्क होता है? कोई फर्क नहीं होता है। धर्म का कोई फर्क नहीं होता है, अगर आपके अंदर भारतीय खून बसता है तो याद रखिएगा, आप अगर आपके अंदर कोई ऐसा अहम पल रहा हो, उसको निकाल दीजिएगा। बस वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं और हमें भारतीय होने पे गर्व है। जाति पात को नहीं मानना है। अगर ऐसा फिर हुआ तो फिर कोई तीसरा आएगा, हमको गुलाम बना के चला जाएगा। और हमें एकजुटता दिखानी है तो सबको समान आदर और भाव देने हैं। दलित नेता की मांगे, ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक है, रीजन भी रहे होंगे। दलित नेता की मांगे, हमारे माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने शैक्षिक संस्थानों में आरक्षित सीटों और अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की। उन्होंने कहा कि हम लोगों को भी पढ़ने के लिए उसमें कुछ सीटें दी जानी चाहिए, चाहे वो छोटे संस्थान हो चाहे बड़े संस्थान में हो। क्योंकि उस समय की व्यवस्था यह थी कि हमारे भारत में जो है इन वर्ग के लोगों को जो है क्या किया जाता था, कभी पढ़ने स्कूल में नहीं दिया जाता था। और यही सब रीजन बनता था कि लोग अपने आप को
बहुत बुरा सा महसूस करते थे। यहां तक कि हमारे संविधान निर्माता माननीय अंबेडकर जी ने खुद स्कूल के बाहर भी कई बार पढ़ के उन्होंने क्या है पढ़ा हुआ है। ये सब चीजें उनके अंदर वो कभी गई नहीं। जाहिर सी बात है, जो भावनाएं हमारे देश ने पाली है हमारे लिए, उन लोगों को तो जब उस ओहदे पे पहुंचे तो उन चीजों को दिखाने की कोशिश किए कि देखिए हमारे अंदर क्या चीजें हैं, हम अपनी भावनाओं को पहले सही करें, फिर देश के लिए तब लड़ सकते हैं एक होकर। अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की, जिससे विधायी परिषदों के लिए दलित सदस्यों का चयन किया जा सके। अंबेडकर जी ने दलितों को वर्ष 1930 में अवसादग्रस्त वर्गों के संघों में संगठित किया और दलितों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग के कारण दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर जी के बीच क्या हो गए, मतभेद हो गए। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में अलग निर्वाचन क्षेत्र कहा कि इनका भी एक मुखिया होना चाहिए, इनका भी एक अपना नेता होना चाहिए। इससे गांधी जी में और हमारे अंबेडकर जी में क्या हुए, मतभेद शुरू हो गए। फिर क्या हुआ आगे चलकर कि जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग को स्वीकार किया तो गांधी जी ने इसका विरोध किया। उस समय होता है ना कि चलो भैया अब दो भाई आज लड़ रहे हैं, तब तक तीसरा सोचता है इस मौके का फायदा उठाया जाए, एक को अपने पक्ष में खींचा जाए। और वही मौका मिला अंग्रेजों को। अंबेडकर जी की बात को तुरंत स्वीकार लिए सब, कहे हम तैयार हैं, क्योंकि अभी तो गुलामी ही थे हम। अब वहां पे गांधी जी ने इसका विरोध किया। हालांकि अंबेडकर ने अंत में गांधी जी के विचार को स्वीकार किया। अंत में अंबेडकर जी मान गए और समझ गए कि गांधी जी हमें क्या कहना चाह रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सितंबर 1932 में पूना समझौते पर हस्ताक्षर हुए। ठीक है, अब हम आते हैं आगे। हिंदू मुस्लिम संघर्ष, हिंदू मुस्लिम संघर्ष के बारे में हम बात करेंगे। 1920 के दशक में बीच मुस्लिम लीग और कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे राष्ट्रवादी संगठन एक दूसरे के क्या थे, समकक्ष थे। मुस्लिम लीग जितना औहदा रखता था वैसे ही उतना औहदा क्या है, कांग्रेस हिंदू महासभा भी रखती थी। बाद में उनके आपसी संबंध खराब होते चले गए। वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे, मोहम्मद इकबाल ने हिंदू मुस्लिमों के लिए अलग अलग मतदान की मांग की। जो मांग दलितों के लिए अंबेडकर जी ने जिस तरीके की उठाई थी, वो वैसे ही मुस्लिम लोगों के लिए अलग निर्वाचन की मांग मोहम्मद इकबाल ने की थी। फिर क्या हुआ, अब हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के बीच जो मतभेद खुलकर अब सामने आ चुके थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद केवल भावी विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व करने का था। वो चाहते थे कि हमारा भी अलग निर्वाचन क्षेत्र, हमारा भी अपना एक लीडर हो। और मुस्लिम नेता मोहम्मद अली जिन्ना दो शर्तों पर अलग निर्वाचिका की मांग को छोड़ने को तैयार थे। उन्होंने कहा कि यदि मेरी दो मांगे मान ली जाएंगी तो मैं क्या करूंगा, अलग निर्वाचन की मांग आपसे नहीं करूंगा। ये पूछता है कि जिन्ना जी के, ठीक है, वे दो मांगे, दो सूत्री मांगे क्या थी, सुनिएगा। पहला मांग, केंद्रीय सभा में मुस्लिमों को आरक्षित सीटें दी जाए। जो कैबिनेट है उस कैबिनेट में क्या हो, मुस्लिमों को भी उनका फिक्स सीट हो कि 4 रहेंगे कि 6 रहेंगे कि 1 रहेंगे, ये निश्चित हो। प्रतिनिधित्व मुस्लिम लीग वर्चस्व वाले प्रांतों जैसे बंगाल और पंजाब में, उस समय बंगाल और पंजाब में क्या थे, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे। उन्होंने कहा कि इन दोनों क्षेत्रों में आबादी के अनुपात में हो, जहां पे जिसकी आबादी ज्यादा हो वहां का लीडर वही हो। हिंदू अगर ज्यादा है तो हिंदू का लीडर वहां पे लड़े चुनाव, अगर मुस्लिम अगर अधिक है तो वहां का चुनाव मुस्लिम वर्ग को ही दिया जाना चाहिए। ये जिन्ना जी की मांगे थी। और M.R. जयकर की अगुवाई में हिंदू महासभा ने
अत्यधिक विरोध के कारण यह मुद्दा हल नहीं हो पाया, यह मुद्दा नहीं सुलझा पाया कोई। सामूहिक एकता की भावना, देखिएगा, भारत माता की छवि 1870 के दशक में भारत माता की छवि को 1870 के दशक में पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई। उन्होंने वंदे मातरम का गीत लिखा और बाद में यह गीत उपन्यास आनंदमठ में शामिल किया गया और बाद में स्वदेशी आंदोलन के दौरान इस गीत को गाया भी गया। भारत माता की छवि को पहली बार अवनींद्रनाथ टैगोर ने चित्रित किया। इसको भारत माता की छवि कैसी है, इसको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बताया। उनकी छवि को चित्रित किसने किया, उनका जो पिक्चर जिसने बनाया वो थे अवनींद्रनाथ टैगोर। दोनों में एकदम याद रखिएगा, छवि बनाने वाले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उसको चित्रित करने वाले अवनींद्रनाथ टैगोर जी थे। और बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर और मद्रास में नटेशा शास्त्री ने लोक कथाओं और गीतों का संग्रह किया। अब स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल में तिरंगा ध्वज तैयार किया गया जिसमें 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व किया गया और एक अर्धचंद्र को हिंदू मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाया गया कि हिंदू मुस्लिम एक हैं। उस झंडे में ऐसा चित्र किया गया। वर्ष 1921 में महात्मा गांधी ने स्वराज ध्वज तैयार किया और एक तिरंगा लिया जिसके केंद्र में एक चक्र पहिया था और गांधी से आदर्श का प्रतिनिधित्व करता था। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम देख लेते, 2 क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। आपका ये भारत में राष्ट्रवाद पार्ट 2 खत्म हुआ। याद रहे इसके सभी क्वेश्चन और आंसर यदि आप शुभम क्लासेज का पेड क्लास ज्वाइन करते हैं तो पूरे प्रश्न के आंसर आपको मिलेंगे और साथ में आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के इंपॉर्टेंट जो भी शॉर्ट नोट्स हैं वो सब आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जितना जल्दी हो सके आप जुड़े शुभम क्लासेस से। तो महात्मा गांधी, प्रश्न है महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे? कब लौटे थे? वर्ष 1915 में। और भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहां से शुरू किया था? पार्ट 1 भारत में राष्ट्रवाद पार्ट 1 का वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है एकदम देख जाइए। दोनों कहानियों को बारी बारी सुनने के बाद फिर प्रश्न उठाइएगा। अगर जवाब आपके पास नहीं आएगा तो कहिएगा सर आपने ये टॉपिक तो नहीं बताया था। एकदम आएगा, मैं यकीन से कह सकता हूं। पहला सत्याग्रह कहां शुरू किया था? तो बिहार के चंपारण जिले से 1917 में। तो ये रहा हमारे क्वेश्चन के आंसर। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे। तो ज्वाइन करिए शुभम क्लासेस का पेड क्लास और करिए अपनी एक बेहतरीन तैयारी। तो चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों, अब आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें। और अभी भी मेरे सभी विद्यार्थियों से जो अभी भी शुभम क्लासेस के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, एक बार उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे और आपकी तैयारी अच्छी होती रहे। तो मैं पीयूष आर्या लेता हूं विदा। गुड लक।